हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिंधु घाटी सभ्यता के हम पार्ट तीसरे में देख रहे हैं कि पार्ट 3 में किस तरीके से कला का विकास हुआ था, लिपि का विकास हुआ था और एक वैज्ञानिक सोच थी इस सभ्यता के काल में। और जब इतना डेवलप, इतना नगरीकरण एक सभ्यता किस तरीके से अचानक समाप्त हो जाती है और वहाँ से वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है और यह नगरी सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो ये अपने आप में बहुत ही चिंतनीय और शोध का विषय है जिसको इतिहासकार अभी तक लेकर परेशान है। तो हम देखेंगे एक एक करके कि क्या कला था, शिल्प था। तो कांस्य नर्तकी, यानी कि नर्तकी वहाँ पे उस समय लोग डांस वगैरह भी किया करती थी, जो महिलाएं थी या पुरुष भी थे वो लोग अपना डांस किया करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मोहनजोदड़ो के अंदर हमें एक नर्तकी की मूर्ति मिलती है जो कांसे की बनी हुई है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? अभी तक हमने देखा था कि सबसे पहले धातु का प्रयोग तांबा का किया गया था, लेकिन अब जो है कांसे का प्रयोग किया जा, ब्रोंज का प्रयोग किया गया। तो कांसा बनता कैसे है, ये क्वेश्चन पूछेगा कि कांसे का निर्माण कैसे होता है। तो तांबा, ये आपका क्वेश्चंस भी आता है एग्जाम में, तांबा और टीन मिलकर कांसे का निर्माण किया जाता है, कांसे का निर्माण किया जाता है। और इस समय तक यह तांबा और टीन का प्रयोग करके कांसा धातु का प्रयोग किया जाने लगा। और जब कांसे धातु का प्रयोग किया जाने लगा तो इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। हमने पीछे देखा एक ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता और यह कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है। पशु एवं मानव आकृतियों की मोहरें, बहुत से ऐसी मोहर मिली हैं जिसपे पशुओं का चित्रांकन किया गया है। एक श्रृंगी पशु, बैल, इस तरह के बहुत सारे पशुओं की आकृतियां मिलती हैं और यह बताते हैं कि किस तरीके से इन जानवरों का महत्व उस समय बना रहा होगा। मिट्टी व धातु की मूर्तियां, धातु की मूर्ति हमने देखा, कांसे की मूर्ति मिल रही थी और बहुत सारे मिट्टी की भी जो कच्ची थी, कहीं कहीं पकी हुई मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे, मूर्तियां मिल रही थी। मन के निर्माण में निपुणता, छोटे छोटे जो मन के होते हैं जो गले में पहने जाते हैं या फिर किसी अन्य काम के लिए यूज होते थे, उसमें यह बहुत लोग निपुण हासिल कर लिए थे, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे इसको बनाने में। यथार्थवादी कला शैली, और जितने भी कला शैली थी, जितना भी इनका आर्ट था वह यथार्थवादी था, कि मतलब कि जीवन की वास्तविकता को दिखाने का प्रयास कर रही थी, जो अपने आप में बहुत ही शानदार सभ्यता डेवलप हो रही थी भारत के अंदर। अगर हम बात करें कि यहाँ का लिपि प्रणाली कैसी थी, देखिए यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है। इस सभ्यता को हम बहुत ही अधिक गहराई तक नहीं जान पाए, सिर्फ हम इनके अवशेषों के द्वारा ही इनको जान पाए। इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर शामिल किया जाता है। मैंने बताया था कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल, इसका मतलब क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब यह है कि इस समय लिपि तो मिली थी, हमारे को सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर लिपि तो मिली, लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। उस लिपि का प्रयोग करके हम इनके बारे में नहीं जान सके हैं, इसीलिए इस काल को आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। और जो यहाँ पे हम इस लिपि को जरूर पढ़ पाते, लेकिन अगर हमें इसकी पूरा जो लिपि जो है एक बहुत बड़ी संख्या में मिलती, हमें छोटे छोटे जो बहुत ही कम संख्या में वहाँ पे लिखी गई है। और लिखने का मतलब है कि जितने भी फिगर बने, जैसे यहाँ से मछली की तरह कुछ बना के ऐसे फिगर को बनाया गया, यानी कि चित्रों को दिखा के इस चीज को बताने का प्रयास किया गया है कि यह हम इस चीज को कर रहे हैं। तो इस लिपि को इसीलिए पिक्टोग्राफिक लिपि या चित्राफर लिपि कहते हैं। अगर हम मेसोपोटामिया सभ्यता की बात करें तो उस लिपि को किलाक्षर लिपि कहते हैं और उस लिपि को पढ़ा जा सका। जो समकालीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता के, वहां के लिपि को हमने पढ़ लिया, लेकिन भारत की जो चित्राफर लिपि थी, पिक्टोरियल लिपि थी, आज तक उसको नहीं पढ़ा जा सका है। ठीक है। यह जो लिपि थी वो दाएं से बाएं के तरफ लिखी जाती थी। ठीक है, दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी और कभी कभी बाएं से दाएं, जब नीचे यहां से आते थे तो नीचे से बाएं से दाएं कर देते थे। ठीक है,
कुछ चिन्हों का, संक्षिप्त चिन्हों का प्रयोग किया गया। मोहरों पर लिपि के प्रमाण, मोहरों पर भी बहुत सारे जो मुहर होते थे जो व्यापार के लिए प्रयोग किए जाते थे, दूसरे देश में भेजे जाते थे मेसोपोटामिया के अंदर, वहाँ पे जो लिपि मिली है उसके प्रमाण हमको देखने को मिलते। अच्छा ये बताइए कि आपको कैसे पता चलेगा कि इनका व्यापार, और भी बहुत सारे कारण जो मोहर हमें इंडिया के अंदर मिला है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के पुरा स्थलों पर मिले हैं, वही मोहर हमें मेसोपोटामिया के अंदर भी देखने को मिला है। इससे साफ हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरलिंक कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये हमारा प्रमाण है वो बिल्कुल सत्य हो जाता है कि इनका जो व्यापार था उसका लिंक जो है मेसोपोटामिया के सभ्यता से भी कहीं ना कहीं जुड़ रहा था। अगर हम बात करें कि विज्ञान एवं तकनीक में कितनी महारत हासिल इस सभ्यता ने किया था, तो हमने बात किया था, देखिए अभी तक अगर हम बात करें मेसोपोटामिया के सभ्यता की, तो मेसोपोटामिया के सभ्यता भले ही कितना वहां पे राजा शासन हो, महल बनाए जाते हो, मंदिर बनाए जा रहे थे बड़े बड़े, लेकिन वहां पे आज भी उस समय भी उस तत्कालीन समय में भी अभी कच्ची ईंटों का प्रयोग कर रहे थे, और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पक्की ईंट का निर्माण किया जाने लगा था। ठीक है, पक्की ईंटों का निर्माण किया जाने लगा था। ठीक है, ये जो आपको कालीबंगा एक जगह है, कालीबंगा राजस्थान के अंदर, यहां से एक साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। जूते हुए खेत की मतलब कि खेत की ये किस तरीके से जुताई करते थे। ठीक है, जुताई हुई खेत की। ठीक है, और पक्की ईंट का निर्माण, यहां से भी पक्की ईंटों का साक्ष्य हमें मिलता है। और इतना ही नहीं, कालीबंगा से हमें अलंकृत ईंटें भी मिली हैं, अलंकृत ईंटें भी यहां से हमें मिली हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं यह बहुत ही अपने आप में एक डेवलपमेंट को दिखाती है। अगर धौलावीरा की बात किया जाए, जो हमने अभी डिस्कस किया था पिछले अपने वीडियो में, कि किस तरीके से वहां पे उन्नत जल प्रबंधन का सिस्टम था, और जल प्रबंधन मतलब कि वह एक पूरा एक रिजर्वायर अपने वाटर के लिए, अपने वाटर रिसोर्स के लिए एक पूरा एक तालाब, जलाशय बना दिए थे। ठीक है, और अगर बात करें उन्नत जल निकासी की, उन्नत जल निकासी का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि इनका ये घर बना हुआ है, तो और यहाँ पे भी एक घर बना हुआ है, तो इसमें से जो इनके घर से नाली का पानी निकल रहा था, यहाँ से ये इस नाली में कनेक्ट हो जा रहे थे, और इस नाली से कनेक्ट होने के बाद, ठीक है, ये जो है ये बड़ी नाली जो मेन रोड थे इसमें जाके मिल रहे थे, और यहाँ पे जगह जगह मेन होल भी बनाए गए थे ताकि कभी कभी इसको सफाई किया जा सके, और इसके ऊपर पटरियों से बहुत अच्छी तरीके से नालियों को ढका गया था, जो वाकई में उस समय की जल निकासी व्यवस्था को बहुत ही शानदार तरीके से प्रदर्शित करती है। ठीक है, मानक माप तौल मैंने बताया था कि किस तरीके से जो उनके बटखरे थे जो नापने के, वो बिल्कुल आपको फिगर में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट तरीके से एक मानक के अकॉर्डिंग उनका बटखरा बना हुआ था, उनका माप तौल बना हुआ था, जिससे वो लोग व्यापार के समय यूज करते थे। कांस्य निर्माण की जानकारी, जैसे कि हमने बताया कि किस तरीके से तांबे को और टीन को मिला के इन्होंने कांस्य धातु का निर्माण कर लिया था, और कांसा धातु जब उनको एक मजबूत मिला था तो कहीं ना कहीं इससे और भी सभ्यता के विकास के लिए बढ़ावा मिला। नौका व जहाज का निर्माण, जाहिर सी बात है भाई, स्थलीय व्यापार तो करते ही थे अपने महाद्वीप के अंदर, लेकिन जो मेसोपोटामिया के अंदर जाते थे उसके अंदर कहीं ना कहीं समुद्र के रास्ते जाते थे, और समुद्र के रास्ते जाने के लिए वाकई में सोचिए उस समय के लिए नौका और जो जहाज बनाए जाते थे कितना अपने आप में चैलेंजिंग रहा होगा, और उस समय ये लोग नौका और जहाज का प्रयोग किया करते थे। अगर हम बात करें कि इतनी बड़ी सभ्यता थी तो कैसे इसका पतन हो गया, इस सभ्यता का अचानक पतन हो गया, और इस सभ्यता के बहुत सारी चीजें जो लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है, इतिहासकारों को भी संशय, और बहुत ही शोध भी चल रहे हैं इस पे, बहुत सारे जो रिसर्च स्कॉलर हैं इस पे शोध कर रहे हैं कि वाकई में इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। हालांकि अभी भी यह खोज का विषय है, जारी है, और आगे भी जारी रहेगा जब तक हमें इसका रियल नहीं, लेकिन ऐसा एजम्पशन किया जाता है कि उस समय जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, और जलवायु परिवर्तन होने से हो सकता है कि नदियां वहां पे सूख गई होंगी, या फिर वहां से लोग जो है विस्थापित कर गए होंगे,
किसी कारण के वजह से, ठीक है। नदियों का मार्ग परिवर्तन, ऐसा भी होता है कभी कभी जो नदियां होती हैं, जैसे मान लीजिए कि पहाड़ों से कोई नदी आ रही है और किसी कारणवश जो है नदियों की दिशा बदल गई हो, और नदियों की दिशा बदलने से इस जगह को लोग खाली करके किसी अन्य जगह पे विस्थापित हो गए हों। बार बार बाढ़ का आना, मेसोपोटामिया के अंदर भी आपने देखा होगा, मैं बता दे रहा हूं कि मेसोपोटामिया के अंदर भी जो उस सभ्यता का पतन का मेन कारण था वह बाढ़ के कारण ही पूरा एरिया जो था, पूरा स्थल जो था वह जलमग्न हो गया था। टिग्रिस नदी थी और एक और नदी थी, उसका भी नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। उस नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आए थे, जिससे उस सभ्यता का पतन हो गया। तो व्यापारिक पतन, जब यहाँ पे इस जगह का पतन हो गया तो कहीं ना कहीं उस समय जब कृषि के क्षेत्र में इन्होंने थोड़ा बहुत, अब देखिए जब हम इसके आगे वाले चरण में जाएंगे तो पशुपालन को महत्ता दिया जाएगा और कृषि का थोड़ा बहुत विकास कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं व्यापारिक पतन भी देखने को मिलता है और शहरी जीवन का विघटन हो जाता है। बिल्कुल वहाँ पे किसी भी प्रकार का जब साक्ष्य देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे उसके अगले चरण में कोई सभ्यता के अलावा कोई विकसित उसका अगला चरण कुछ नहीं दिखाई देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शहरी जीवन का विघटन हो गया। तो ये था पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक पूरा ओवरव्यू। हम इसको, अब ये पूरा हमारा कंसेप्ट था। देखिए एक और चीज है कि इस जो अर्बनाइजेशन हुआ था वो पूरा एक ग्रिड सिस्टम में हुआ था। ग्रिड सिस्टम का मतलब कि सड़कें जो थी एक दूसरे को बिल्कुल समकोण पे काटती थी और घर भी इससे पूरा व्यवस्थित तरीके से बने हुए थे। कहीं ना कहीं ये पूरी तरह एक प्लानिंग तरह से सिटी बनाई गई थी, और जब प्लानिंग तरीके से कोई चीज़ बनती है तो जाहिर सी बात है उसमें दिमाग का प्रयोग होता है और इनके वैज्ञानिकता को दिखाता है कि किस तरीके से उतने 2350 ईसा पूर्व पहले लोग इस तरीके से सोच लिया। और आज भी हम लोग कहीं ना कहीं अपने देखते हैं गांव के अंदर जो नालियां हैं उसी तरह से ओपन है और उसको हम लोग नहीं ढक पाते हैं, लेकिन उस समय ये लोग कितना अच्छे तरीके से सोचे। ठीक है, हम आगे बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हो जाता है तो किस तरीके से वैदिक काल की शुरुआत होती है। हालांकि इसमें एक और चीजें जोड़ा जाता है कि आर्यों का आक्रमण हुआ। आर्यों के आक्रमण के वजह से ही इस सभ्यता का पतन हो गया, और यही जो आर्य थे वो धीरे धीरे वैदिक सभ्यता के विकास को करते हैं और किस